हेलो दोस्तों, इन दिस ब्यूटीफुल सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक प्रोसेस और साथ में ही बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है, रेस्पिरेटरी कोशेंट किस चीज के लिए यूज किया जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अमेजिंग विजुअल के साथ स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जो वीडियोस आप देख रहे हो उस वीडियो के बाद आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे जो आपको मिल जाते हैं कमेंट सेक्शन में, उसकी लिंक आपको मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है, मैं एज्यूम कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर की जाती है जिसके थ्रू आप पर्टिकुलर वीडियो के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अपने कंसेप्ट को स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है और आप भी मान के चलिए, ठान लो, एक जिद है अपनी यार कि हमें हमारा टारगेट जो है वो अचीव करना है और उसके लिए यार कंसेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। इतने स्ट्रांग कि यार अपने मतलब एग्जामिनर यार लगाने दो, कोशिश जोर लगाने दो एग्जामिनर को, लेकिन हम जो है अपने कंसेप्ट इतने स्ट्रांग करेंगे कि एग्जामिनर ने कोई भी एमसीक्यू फ्रेम किए हो उसको हम फोड़ देंगे। और आप खुद ये चीज़ ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, खुद आप वीडियोज देखो। वीडियो देखने के बाद आप किसी भी एमसीक्यू बुक से रिलीवेंट टॉपिक के एमसीक्यू आप टच करके देखो यार, वो आपको लगेगा, आपको वो महसूस होगा कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओके राइट, चलो तो ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं। ओके चलो यार। सो यार ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत होती है, एनसीईआरटी कहा है कि ग्लूकोज इज नॉट द ओनली रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। मतलब क्या है, हमने देखा कि अपना जो कहानी अब तक है, हमने ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ सब कुछ देखा है। हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, हमने क्रेब्स साइकिल देखा, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी, हमने सब कुछ देखा। तो अपनी कहानी शुरू हो रही थी ग्लूकोज से। ये रहा ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात। ओके, ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, फिर आ गए थे हम लोग कहाँ पे, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में, जहां पे हमने बात की थी यार कि ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट बनाने के लिए इसके पहले 2 एटीपी यूज हो चुके हैं। ग्लिसरॉल्डेहाइड ट्राइफॉस्फेट इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ये चीज हमने कही। ओके, सो यहां तक हम आप पहुंचे थे। नाउ यू शुड नोट दैट आपने जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो एनसीईआरटी में दिया है वहां पे आपने लिख लेना है ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट मतलब ही फॉस्फोग्लिसरॉल्डेहाइड मतलब ही ट्रायोस फॉस्फेट। ओके, यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसिडम फॉस्फेट भी बना था जो कि इंटर कन्वर्टेबल है G3P में। बाद में पायरुवेट बना, पायरुवेट से फिर पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, बन गया एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए को हमने क्रेब्स साइकिल में भेज दिया। क्रेब्स साइकिल ने हमें NADH FADH2 और एक ATP भी बना के दिया था। फिर ये जो NADH FADH2 यहाँ पे बना, यहाँ पे बना और यहाँ पे बना, इन सब को हमने भेज दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। NADH से FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स हमने बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को हमने यूज किया प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप करने बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट को हमने ब्रेक करके हमने ATPs बनाए। ये कहानी थी। कहानी की शुरुआत हो चुकी थी ग्लूकोज से। कहानी की शुरुआत हो चुकी थी ग्लूकोज से। अब हमारे पास एक सवाल है कि यार मान लो फास्टिंग चल रही है, मान लो हमने ग्लूकोज खाया नहीं, ऐसे वक्त क्या होगा, बॉडी क्या करेगी? क्या हम ऐसा कुछ होगा कि हम नीचे गिर जाएंगे, कि हम एटीपी नहीं बना पाएंगे? नहीं मेरे दोस्त, बॉडी के पास सेकंड ऑप्शन है, दैट इज फैट। आई एम यूजिंग द वर्ड सेकंड ऑप्शन, मतलब ग्लूकोज अगर एज अ सबस्ट्रेट, ग्लूकोज से अगर बॉडी चाहती कि एनर्जी नहीं निकालूं फॉर एनी रीजन, मान लो फास्टिंग पे ग्लूकोज ले ही नहीं रहे, मानो खाना ही नहीं खा रहे, ग्लूकोज नहीं जा रहा है बॉडी में, फैट बॉडी में स्टोर है। फैट बॉडी में स्टोर है, कहाँ पे रहता है फैट स्टोर? लीवर में स्टोर होता है, मसल्स में फैट का स्टोर होता है। ये देखो इतना मोटापा आ जाता है यार, फैट ही तो है। तो उस फैट को ब्रेक डाउन करके भी हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। सवाल है कैसे? ओके, मतलब फैट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट कैसे काम करता है। चलो, सो ये रहा फैट। फैट मतलब क्या यार? फैट मतलब क्या है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना हुआ एक मॉलिक्यूल। ओके, ये रहा ग्लिसरॉल और ये रहा फैटी एसिड, 1 2 3 कुछ इस तरीके से वो अटैच रहते हैं। नाउ फैट इज मेड अप ऑफ यस ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। नाउ बॉडी क्या करती है यार? फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देती है। फैट बॉडी क्या करती है? फैट को जब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज करना चाहती है तो बॉडी फैट को ग्लिसरॉल फैटी एसिड में ब्रेक कर देती है। ये जो ग्लिसरॉल है
ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा थ्रू द वेरियस रिएक्शन इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसके इंटरमीडिएट स्टेप में हमें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई फैट इस पर्टिकुलर पाथवे में किस तरीके से एंटर करता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो एज गिवन इन एनसीईआरटी, ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। याद कैसे रखोगे? ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, इसमें भी ग्लिसरॉल वर्ड आ रहा है ना, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। ओके, सो उस तरीके से याद रखना कि ग्लिसरॉल विल बी कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और यहां से फिर ये जो रिएक्शन है नीचे के डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगी और आपको फैट से, ग्लिसरॉल से आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये जो फैटी एसिड बना भाई, तेरा क्या होगा फैटी एसिड का? ये जो फैटी एसिड बना है, ये जो फैटी एसिड बना है, इस फैटी एसिड का क्या होता है? ये देखो, ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, और ये जो एसिटिल कोएंजाइम है ये एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। मतलब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि मैं फैट को ब्रेक डाउन करके, फैट का ऑक्सीडेशन करके मैं एनर्जी बनाऊं, तो मैंने फैट को ब्रेक कर दिया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर दिया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, मतलब ग्लाइकोलाइटिड का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वहां से एनर्जी डिराइव होना शुरू हो जाएगा ग्लिसरॉल से। जबकि फैटी एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में थ्रू द वेरियस रिएक्शन। किस तरीके से हमें कोई लेना देना नहीं है। फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, बाकी की सब स्टेप्स होगी। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के अलावा फैट से भी आप एनर्जी डिराइव कर सकते हो। ग्लूकोज इज नॉट द ओनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ओके, सो ये तो कहानी रही फैट की। ओके, हम पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर एमसीक्यू किस तरीके से बनते हैं। ओके, राइट। सो अब ये रहा प्रोटीन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाता है जब डाइजेशन होता है, तब प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं पैनक्रियास के थ्रू। बाद में सकस एंटेरिकस में भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं, उसके बारे में तो हम डाइजेशन में बात करेंगे। लेकिन प्रोटीन का कन्वर्जन, प्रोटीन्स आर नथिंग बट द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा अमाइनो एसिड में। अब ये जो अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड से भी आप एनर्जी डिराइव कर सकते हो। कैसे? कुछ अमाइनो एसिड है जो कि क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से अमाइनो एसिड है? जैसे कि ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना सकते हो। वो हमें डिटेल में नहीं जानना है, हमें इतना जानना जरूरी है कि भाई अमाइनो एसिड से आप क्रेब्स साइकिल के वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को आप बना सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, अराउंड 20 अमाइनो एसिड। ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं क्रेब्स साइकिल में जो बनते हैं, राइट। तो यहां पे अमाइनो एसिड से बन रहा है, एनर्जी डिराइव हो रही है। नाउ कुछ अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। ओके, एंड देन एसिटिल कोएंजाइम ए विल बी कन्वर्टेड एंड एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। बिल्कुल सही बात। कुछ प्रोटीन्स, कुछ अमाइनो एसिड ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके थ्रू भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब हमें जो पॉइंट यहां पे नोट डाउन करने, माय नॉट इट शुड बी इन योर नोट्स, कि ग्लूकोज इज नॉट द ओनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एनर्जी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फैट्स एंड फ्रॉम द प्रोटीन्स। अब दूसरा सवाल आता है भाई फैट से कैसे एनर्जी डिराइव करोगे? फैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल विल बी कन्वर्टेड टू द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या तो फिर G3P, while the fatty acid will be converted to acetyl coenzyme A. Proteins, that is amino acids, are converted into the acetyl coenzyme A to derive energy from it. Now अब यहाँ पे ध्यान से सुनो यार, अब यहाँ पे क्या है, आपको सवाल किस तरीके से आएगा? आपको सवाल ये आएगा कि आप फैट से एनर्जी डिराइव करना चाहते हो तो मुझे बताओ कि भाई फैटी एसिड से अगर आप एनर्जी डिराइव करना चाहते हो, फैटी एसिड का जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप यूज करना चाहते हो, तो फैटी एसिड का सबसे पहले कन्वर्जन आप किस में करोगे? तो आपको ये जानना है, ये आपके रास्ते आपको जानना है, आपको ये पता होना जरूरी है कि फैटी एसिड के लिए इस पाथवे के अंदर एंटर करने का जो रास्ता है वो है थ्रू एसिटिल कोएंजाइम ए। तो आपके नोट्स में ये होना चाहिए कि फैटी एसिड विल बी कन्वर्टेड टू द एसिटिल कोएंजाइम ए, ग्लिसरॉल विल बी कन्वर्टेड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या फैटी एसिड का कन्वर्जन ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में होगा? मैं कहूंगा नहीं। फैटी एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए, देन इट विल एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी साइकिल पाथवे। ओके, बिल्कुल सही बात। ग्लिसरॉल का कन्वर्जन हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्लीज इसको मिस मत करना, एनसीईआरटी ने लाइन दी है। ओके, राइट, बिल्कुल सही बात। प्रोटीन्स क्या है, ये आपको यहां पे सवाल बनने की संभावना कम है क्योंकि प्रोटीन से डायरेक्टली कुछ क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बना रहा है।
कुछ प्रोटीन एसिडिल कोएंजाइम में बनाते हैं, कुछ प्रोटीन पायरुवेट बनाते हैं। तो आपको यहां पे क्वेश्चन आने की संभावना कम है। क्वेश्चन आ सकता है कि फैट को अगर रेस्पिरेशन में एंटर करना है तो कैसे एंटर कर सकते हैं? थ्रू द फैटी एसिड एसिडिल कोएंजाइम में, थ्रू द ग्लिसरॉल PGAL। इज दैट इज क्लियर, राइट? नाउ अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। इट इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक मतलब क्या? अब ध्यान से सुनो। हमने देखा था कि यार ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 बाइफॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट, ये सब चीजें हुई थी। हमने देखा कि यार ये रिएक्शन अपोजिट साइड में भी जाते हैं। मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से ग्लूकोज भी बना सकते हो, ग्लाइकोलिसिस में बना सकते हो। ओके, सो वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो ग्लूकोज से आप पायरुवेट बना सकते हो, पायरुवेट से आप ग्लूकोज भी बना सकते हो। नाउ ध्यान से सुन, ये जो प्रोटीन है, ये जो अमीनो एसिड है, यहां पे अमीनो एसिड ने पायरुवेट बना दिया और इस पायरुवेट से आप ग्लूकोज बना सकते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, वेयर द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस आर यूज्ड to form, to prepare, to manufacture glucose. This process is called as gluconeogenesis. Let me write it here. Gluconeogenesis. ग्लूकोज मतलब ग्लूको का, जीनेसिस मतलब सिंथेसिस। कैसे? नीओ मतलब न्यू प्रोडक्ट, मतलब यूजुअल प्रोडक्ट भाई पायरुवेट है, वो छोड़ के नए प्रोडक्ट से ग्लूकोज बनाना, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, राइट? और इसी ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, जो कि लीवर में होता है, इसके लिए आपको जीटीपी चाहिए, जो कि क्रेब्स साइकिल में बनता है। ये रहता है डीप नॉलेज। तो यार मेरा पॉइंट ये है कि प्रोटीन को आप ब्रेक भी, मतलब प्रोटीन को, दैट इज अमीनो एसिड को यार, ओके, आप ब्रेक करके एनर्जी भी डिराइव कर सकते हो, या तो फिर प्रोटीन को आप ग्लूकोज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये पाथवे चीजों को बनाने के लिए भी यूज होता है, या तो फिर चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए भी यूज होता है। मेरे हैंड के डायरेक्शन की तरफ ध्यान दो। ये पाथवे चीजों को बनाने के लिए भी यूज होता है, या तो फिर चीजों को ब्रेक डाउन करने के लिए भी यूज होता है। चीजों को ब्रेक डाउन करना मतलब कैटाबोलिज्म करना, तो चीजों को कैटाबोलाइज करने के लिए यूज होता है। चीजों को बनाना मतलब एनाबोलिज्म, मतलब कंस्ट्रक्शन करना, मतलब एनाबोलिज्म के लिए यूज होता है। मतलब एनाबोलिज्म के लिए यूज हो रहा है, मतलब कैटाबोलिज्म के लिए भी यूज हो रहा है। ओके, दोनों डायरेक्शन में यूज है। इसका ही मतलब दिस इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक मतलब क्या? कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज हो रहा है, राइट? सिमिलर वे में देखो, आप ग्लिसरॉल से आपने PGL बना दिया, PGL से आप ग्लूकोज भी बना सकते हो। आपने चाहो कि यार मुझे ग्लूकोज बनाना था, बना सकते हो। आपने चाहा नहीं मुझे ग्लूकोज नहीं बनाना, मुझे एनर्जी डिराइव करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब दोनों डायरेक्शन में आप जा सकते हो। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर पाथवे इज कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। यस, यू गॉट माय पॉइंट। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो यहां पे एनसीईआरटी की कुछ लाइन दी है। ब्रेक डाउन प्रोसेस आर कॉल्ड एज कैटाबोलिज्म, व्हाइल द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और द सिंथेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनाबोलिज्म। इसके बारे में एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने शेयर की थी, इसके पहले एक बार फिर से बता देता हूं। जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है वो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ओके, कैसे? ये देखो, AC और CD, एयर कंडीशनर और CD। एनाबोलिज्म, A फॉर एनाबोलिज्म, C मतलब कंस्ट्रक्शन। एनाबोलिज्म मतलब चीजों को कंस्ट्रक्ट करना, चीजों को सिंथेसाइज करना। सो यहां पे देख रहे हो आप, एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस। कैटाबोलिज्म मतलब क्या? डिस्ट्रक्शन। ओके, कैटाबोलिज्म मतलब कट करना, डिस्ट्रक्ट करना। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे हमने एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ ली। नाउ व्हाट एनसीईआरटी सेज, रेस्पिरेशन कैन बी टर्म्ड एज द एम्फीबोलिक पाथवे बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ द एनाबोलिज्म, मतलब ऊपर के साइड में जाता है तो एनाबोलिज्म हो जाएगा, एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द कैटाबोलिज्म प्रोसेस, दैट इज द डिस्ट्रक्शन. And in the synthesis of proteins, fats, respiratory substrate gets withdrawn, thus respiration is also involved in anabolism. बिल्कुल सही बात है यार। ओके, राइट? मतलब यहाँ पे ये भी चीज है ना, यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे एसिडिल कोएंजाइम भी बना दिया, आप एसिडिल कोएंजाइम इससे यहाँ पे फैटी एसिड भी बना सकते हो। सो दैट इज योर चॉइस कि आप क्या बनाना चाहते हो, आप चीजों को ब्रेक करना चाहते हो या चीजों को बनाना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। यही एनसीईआरटी ने यहाँ पे बात की है। ये डायग्राम दी है जो अभी हमने देखी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का कन्वर्जन, ये प्लीज नोट दिस डाउन, डाइहाइड्रोक्सी एसिडम फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डेट 3 फॉस्फेट। ओके, जबकि फैटी एसिड का कन्वर्जन होता है एसिडिल कोएंजाइम में। माय डियर फ्रेंड्स, एसिटिल कोएंजाइम ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हीरो है। ओके, आपको एमसीक्यू आएगा तो मैक्सिमम चांसेस है उस क्वेश्चन का आंसर एसिडिल कोएंजाइम में रहेगा। बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, राइट? प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, बिल्कुल सही बात। और अमाइनो एसिड को आप पायरुवेट
में कन्वर्ट कर दो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। अमीनो एसिड को आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अमीनो एसिड को वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उससे एनर्जी डिराइव कर सकते हो। आप ये नहीं करना चाहते, मतलब आप इसको ब्रेक नहीं करना चाहते हो, तो आप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनने के बाद उसको ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाके ग्लूकोज भी बना सकते हैं, जिसको हमने कहा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट की डेफिनेशन है, यहां पे हमने देखा था ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडेशन किया, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में हमने बात की, बन गया CO2 H2O और एनर्जी, मतलब ऑक्सीजन यूज हुआ, CO2 इवॉल्व हुआ। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कोशेंट। इसे हम रेस्पिरेटरी रेशियो कहते हैं। मतलब हम कहेंगे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम देखेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज यूज हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि कितना CO2 इवॉल्व हुआ, कितने O2 लगे। बिल्कुल सही बात। तो CO2/O2 का जो रेशो है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट। यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे ग्लूकोज इज गेटिंग यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जहां पे 6 CO2 रिलीज हुए, 6 O2 इन्वॉल्व हुए, 6 CO2/6 O2 रेस्पिरेटरी कोशेंट इज 1। ओके, बिल्कुल सही बात। नाउ अब यहां पे ध्यान से सुनो, एक पॉइंट दिया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने यहां पे क्या कहा है? एनसीईआरटी ने यहां पे कहा है कि ये जो ट्राइपाल्मिटीन है, राइट, फैटी एसिड, ये जो ट्राइपाल्मिटीन है, यहां पे देखो 102 CO2 रिलीज होते हैं, जबकि 105 O2 यहां पे यूज होते हैं। 0.7 रेस्पिरेटरी इसका कोशेंट है। ओके, राइट। सो यहां पे कार्बोहाइड्रेट का कितना आता है? कार्बोहाइड्रेट का 1, फैट का 0.7 और प्रोटीन का 0.9। बिल्कुल सही बात। ओके, सो यहां पे रेस्पिरेटरी कोशेंट, जस्ट अ मिनट माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे रेस्पिरेटरी जो कोशेंट है, फॉर कार्बोहाइड्रेट इज 1, फॉर फैट इट इज 0.7, फॉर प्रोटीन इज 0.9। बिल्कुल सही बात। यहां तक तो बात ठीक थी। पॉइंट ये आता है कि इतनी झंझट क्यों करना है यार रेस्पिरेटरी कोशेंट को यूज क्यों किया जाता है यार? मतलब मुझे रिएक्शन मैंने देखी, O2 मतलब यूज हुआ, CO2 इवॉल्व हुआ, तो चलो यार बैठे बैठे क्या करें, एक काम करते हैं, CO2/O2 का एक रेशियो बना देते हैं, जिसे हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहेंगे। बच्चों का यार नीट के एग्जाम में उस पर सवाल पूछेंगे, क्या इसके लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बनाया गया? नहीं, इसके लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट नहीं बनाया गया। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेटरी कोशेंट? मान लो मेरा एक पेशेंट है जो कि आईसीयू में एडमिट है, तो देखो हम किस तरीके से सोचते हैं एज अ डॉक्टर। एक पेशेंट है जो रेस्पिरेटरी फेल्यूर में है, उसको CO2 बाहर निकालने के लिए दिक्कत जा रही है। इंस्पिरेशन तो वो कर रहा है, ऑक्सीजन तो ले रहा है, एक्सपिरेशन में उसको दिक्कत जा रही है। बिल्कुल सही बात। ओके, तो मैं चाहता हूं यार कि CO2, मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर उसके रेस्पिरेशन का बर्डन कम हो। देखो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब मैं पेशेंट को देता हूं तब क्या होता है, जितने ऑक्सीजन गए उतने CO2 बाहर निकले। कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट हुआ। मैं चाहता हूं कि यार ऑक्सीजन तो जाए बॉडी में, लेकिन CO2 कम फॉर्म हो। ऑक्सीजन तो जाए बॉडी में, 145 ऑक्सीजन गए, CO2 कम फॉर्म हो, 102 ही CO2 फॉर्म हुआ। ऐसे नहीं है कार्बोहाइड्रेट जैसा। ओके, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा मैं करूं कि CO2 का फॉर्मेशन ही कम हो जाए, ताकि जो मेरा पेशेंट है यार उसके ऊपर रेस्पिरेटरी जो स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में है बिकॉज ऑफ सम डिजीज, मैं चाहता हूं कि उसका बर्डन कम हो। तो मैं चाहता हूं कि मैं उसको कुछ ऐसा खिलाऊं कि ऑक्सीजन तो बिल्कुल सही बॉडी में जाए, लेकिन CO2 जो बन रहा है बॉडी में वो कम बने। तो मैं उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम करने के लिए उस पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट से फैटी डाइट पे शिफ्ट कर दूंगा। आई विल राइट अ नोट, शिफ्ट द पेशेंट टू द फैटी डाइट। यस, तो आपको दिख रहा है ऑक्सीजन 145, यहां पे देखो जितने ऑक्सीजन उतने CO2, यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा कम CO2, और यही तो मैं चाहता हूं कि CO2 कम बने एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, वो मैं कर सकता हूं। सो आई विल शिफ्ट दैट पेशेंट टू द फैटी डाइट, और बाय यूजिंग दिस रेस्पिरेटरी कोशेंट ये मुझे पता चल जाएगा कि मैं पेशेंट को मॉनिटर कर सकता हूं। सर रेस्पिरेटरी कोशेंट कैसे आप देखोगे, CO2 कैसे मेजर करोगे, ऑक्सीजन कैसे मेजर करोगे? आई हैव वेरियस टेक्निक्स। आई कैन गो फॉर द एसिड बेस बैलेंस टेस्ट ऑफ द ब्लड। यस, आईसीयू में तो हम करते हैं, डेली करते हैं। ओके, राइट। हम फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस टेस्ट भी करते हैं। सो हम इस तरीके से अलग अलग टेस्ट करते हैं, और उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई ऑक्सीजन और CO2 का हम एक मेजरमेंट लेते हैं, और उसके ऊपर से हम बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं बेटा, उसके लिए कई सारे फॉर्मूलाज हैं, और हम रेस्पिरेटरी कोशेंट डिटरमाइन करते हैं, और हम चाहते हैं कि रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 से कम रहे।
ये तो था सिग्निफिकेंस यार, ये तो था सिग्निफिकेंस कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है। इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को स्टडी करने के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन यूज किया जाता है। तो आपने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 है, फैट के लिए 0.7 है, बिल्कुल सही बात। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कम, CO2 कम बनेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और प्रोटीन के लिए इट इज 0.9, बिल्कुल सही बात। सो इसी के साथ अपना रेस्पिरेटरियन जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs अपने सॉल्व करना कंपलसरी है। चलो जल्दी मिलेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।